और एक बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, ये कहा है पुतिन ने। पुतिन जेलेंस्की से बातचीत को तैयार हैं। उन्होंने कहा बातचीत के लिए जेलेंस्की मॉस्को आए। यूक्रेन लंबी जंग लड़ने के लायक नहीं है। तो एक तरफ पुतिन की चीन यात्रा के बाद ट्रंप नाराज हैं। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि अब युद्ध विराम नहीं हुआ तो रूस को इसका अंजाम भुगतना होगा। ट्रंप की नाराजगी की एक वजह रूस का ताबड़तोड़ प्रहार है। उधर रूस हर दिन यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल से घातक हमले कर रहा है। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर दिन नुकसान हो रहा है। मंगलवार की रात फिर यूक्रेन पर 500 से अधिक ड्रोन से हमले हुए। रूस अब पश्चिमी यूक्रेन में भी हमले कर रहा है, जिसकी वजह से पोलैंड की सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मंगलवार को TU-160 बॉम्बर रनवे पर आए, फिर उसके पीछे TU-95 MS ने भी उड़ान भरी। आसमान में इन भारी भरकम विमानों की दहाड़ से यूक्रेन में खलबली मच गई। यूक्रेन के कई शहरों में सायरन गूंजने लगे, लोग शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग थी। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला किया, जहां लोग हमले के लिए सतर्क नहीं थे। मिसाइल हमले से यूक्रेन में धमाकों की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को नाकाम करने के लिए एक साथ 100 से अधिक ड्रोन को लॉन्च कर दिया। रूस के 5 शहरों से 120 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए गए ताकि यूक्रेन का आसमानी कवच पूरी तरह से नाकाम हो सके। रूस ने इस बार डोनेट्स्क और ओडेसा जैसे इलाकों पर हमला करने के बजाय कीव से आगे पश्चिम की तरफ हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के लुत्स्क में धमाके हुए। लवीव तक भी रूसी मिसाइलों से तबाही मची। रिव्न इलाके को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस एंगल्स बेस पर इन हमलों के दौरान भी तैयारी चलती रही। बॉम्बर और फाइटर जेट्स को हैंगर से निकाला गया। यूक्रेन को डर था कि कुछ ही देर में रूस बड़ा हमला करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन के ज़ाइटोमीर, खमेलनित्स्की, विनित्सिया तक हमले किए गए। मिकोलेव, क्रेमेंचुक में भी हमले हुए। वक्त बीतने के साथ हमले भी बढ़ते रहे। यूक्रेनी एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन पर 500 ड्रोन से हमले किए गए, जबकि दर्जनों मिसाइलें दागी गई। रूस के हमले से यूक्रेन में 14 अहम ठिकाने तबाह हो गए। जेलेंस्की के मुताबिक रूस के निशाने पर यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर है।
रूस की सेना यूक्रेन में बिजली सब स्टेशन को निशाना बना रही है। यूक्रेन ने रूसी रूट को निशाना बनाना शुरू किया था, तो अब रूस भी इसका बदला ले रहा है। यूक्रेन में 3 रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए। रूस के हमलों में 4 रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई। यूक्रेन के कई रूट पर ट्रेन रुकी रही। इन हमलों के बीच रूस की नई प्लानिंग को लेकर भी रिपोर्ट आई है। यूक्रेन को पता चला है कि रूस डोनेट्स्क को कब्जे में लेने के लिए जमीन से बड़े हमले की तैयारी में है। फिलहाल 2 छोर पर रूस ने सैनिकों की तैनाती शुरू की है। रिपोर्ट में क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं। तो यूक्रेन को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सूमी में रूसी कमांडो उतारे गए हैं, लेकिन ये लड़ाई सूमी तक ही सीमित नहीं रहेगी। यूक्रेन का दावा है कि यह तैनाती भी डोनेट्स्क मिशन का हिस्सा है। यूक्रेन को जानकारी मिली है कि रूस सूमी के फ्रंट से डोनेट्स्क की तरफ हमला करेगा, ताकि बहुत बड़े इलाके में यूक्रेनी फौज घिर जाए। रूसी सेना जीत के लिए अब जमीन पर जंग तेज करेगी, इसलिए रूसी स्पेशल फोर्स के कमांडो उतारे जा रहे हैं। रूस ने हमले के लिए दूसरा छोर खरसोन को चुना है। यहां मरीन कमांडो और पैरा कमांडो की तैनाती की गई है। यह ज़ैपोरिज़िया कब्जे के प्लान का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि रूस सूमी से खरसोन तक कब्जा करेगा, यानी डोनबास बनाने का जो प्लान था उसका विस्तार हो चुका है। इन दोनों जगहों पर स्पेशल फोर्स हमला करेगी। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रंट लाइन पर तैनाती के साथ ही रूस कुछ अलग करने की कोशिश में है। जिसकी शुरुआत सूमी और खेरसोन से होने वाली है। माना जा रहा है कि ऊपर चेर्निहिव से लेकर सूमी, खार्किव, फिर लुहांस्क और डोनेट्स्क होते हुए ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक कब्जे की तैयारी है। ज़ैपोरिज़िया को लेकर रूस से कई और संकेत मिले हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि ये इलाका भी रूस यूक्रेन के पास नहीं रहने देना चाहता। इन हमलों के बीच कीव को दहलाने का सिलसिला लगातार जारी है। कीव में सुबह 4 बजे से हमलों की शुरुआत हुई। कीव के एयर डिफेंस से कई ड्रोन गिराए गए, लेकिन कीव के कुछ इलाकों में धमाके भी हुए। यूक्रेन ने एक रूसी मिसाइल को भी गिराने का दावा किया है। कीव पर हमलों की वजह से यूक्रेन की राजधानी कई दिनों से सूनी है। लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। खार्किव भी रूस के टारगेट पर है और हर दिन यहां हमले हो रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए। खार्किव के कई इमारतों में आग लगी। खार्किव में 21 लोग धमाकों में जख्मी हो गए। ISW के मुताबिक रूस की सेना अब यूक्रेनी बंकर और जंगल के बीच कॉम्बिंग करेगी। इसके लिए कमांडो की तैनाती के साथ ही यूक्रेनी सीमा के करीब कई हेलीकॉप्टर तैयार किए गए हैं। और यूक्रेन को मिली जानकारी के मुताबिक जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना को खत्म करने के लिए अब हेलीकॉप्टर से अभियान चलाने की तैयारी है। रूस के हेलीकॉप्टर अब जंगलों में कॉम्बिंग करेंगे और यूक्रेनी सैनिकों की तलाश की जाएगी। रूस के हेलीकॉप्टर से हमला करके यूक्रेनी सैनिकों को खत्म करने की तैयारी है। डोनेट्स्क के आसपास मौजूद तमाम यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट करने की तैयारी है।
ताबड़तोड़ बमबारी के बीच यूक्रेन मुकाबले की कोशिश में है, लेकिन रूस की ताकत के आगे यूक्रेनी सेना कामयाब नहीं हो पा रही है। सुमी में रूसी सेना अब हावी हो रही है। सुमी के साथ पोक्रोवस्क में भी जंग हो रही है। सुमी के कई इलाकों पर फिर रूस का कब्जा है। पूर्वी यूक्रेन में सुखोई 25 विमानों से भारी बमबारी हो रही है। रूस फैब 500 बम से यूक्रेनी मोर्चों को नष्ट कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियांस्क में भी हमला किया। यहां एक गोदाम को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस जगह से यूक्रेनी सेना को ड्रोन की सप्लाई की जा रही थी और यहां ड्रोन का बड़ा भंडार मौजूद था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेट्स्क में यूक्रेन का पलटवार, रूसी सैन्य ट्रक पर ड्रोन हमला। रूसी सेना का तेल टैंकर भी इस हमले में जल गया। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पुतिन ने सीज फायर का आश्वासन दिया, लेकिन वास्तविकता यह है कि रूस ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक रूस ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूसी ड्रोन फोर्सेस के हमले पश्चिमी यूक्रेन तक हो रहे हैं। इन सफल हमलों के पीछे रणनीति है बेलारूस रूट। यूक्रेन ने कहा है कि रूसी सेना बेलारूस के हवाई क्षेत्र से ड्रोन और मिसाइल हमले कर रही है। इन हमलों से सिर्फ यूक्रेन पर ही खतरा नहीं मंडरा रहा है, बल्कि नेटो देश पोलैंड भी स्पेशल अलर्ट पर है। रूस के राष्ट्रपति जिस वक्त अपने नो लिमिट पार्टनर देश चीन की राजधानी में थे, उसी वक्त रूसी फौज ने कीव विजय का ऑपरेशन शुरू कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में रेड कारपेट पर जिनपिंग के साथ चल रहे थे और उसी वक्त यूक्रेन के कई शहर बारूदी लपटों में घिरे हुए थे। जिस वक्त पुतिन जिनपिंग के हथियारों की नुमाइश देखने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन के शहरों पर रूसी हथियार बरस रहे थे। दो 3 सितंबर को रूसी ड्रोन और मिसाइल फोर्सेस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर हमलों के लिए ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कीव के आसपास से लेकर पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के कई शहरों में भीषण नुकसान हुआ है। यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम रूस के ज्यादातर हमलों को रोकने में नाकाम रहे हैं। रिपोर्ट है कि यूक्रेन पर हमलों के लिए रूसी फौज ने बेलारूस के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है। चीन से पुतिन और जिनपिंग ने दुनिया को पावर शो दिखाया और शो में चीन, रूस के सहयोगी देश भी शामिल हुए। जिन हमलों के बारे में यूक्रेन दावा कर रहा है, वो उस वक्त किए गए जब रूस के सदाबहार सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति भी चीन में थे। लुकाशेंको के साथ राष्ट्रपति पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और वार्ता में दोनों की अलग केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। बेलारूस के राष्ट्रपति जब पुतिन से मिलने पहुंचे तो उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि 24 घंटे में वो किसी भी वक्त पुतिन से मिल सकते हैं। उनके लिए समय का कोई मायने नहीं है। जिस वक्त दोनों राष्ट्रपति अपने अपने हितों के मुद्दों पर बीजिंग में चर्चा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त यूक्रेन पर रूस के हमले हो रहे थे।
जिनके बारे में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने राजधानी और पश्चिमी यूक्रेन पर हमलों के लिए नया रूट तैयार किया है। रूस के ड्रोन और मिसाइल बेलारूस के एयर स्पेस से यूक्रेन पहुंच रहे हैं। 2 और 3 सितंबर को रूसी एयरोस्पेस और ड्रोन फोर्सेस ने बेलारूस के रूट का इस्तेमाल करते हुए राजधानी सहित कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। और यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूसी ड्रोन फोर्सेस ब्रयांस्क से शाहेद ड्रोन लॉन्च कर रही हैं। इसके बाद ये ड्रोन बेलारूस के एयर स्पेस में प्रवेश कर जाते हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब पहुंचने के बाद ये चेर्नोबिल से यूक्रेनी एयर स्पेस में घुसते हैं। यहां से कीव, वैसिलकीव, बोरोवा, जायोटोमीर की तरफ मुड़ जाते हैं। इनमें पहले से फ्लाइट पाथ का डेटा फीड कर दिया जाता है। परमाणु हादसे के बाद से चेर्नोबिल एक्सक्लूजन जोन घोषित है। इस इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम या सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं है, इसलिए यूक्रेन को ड्रोन गिराने के लिए बहुत कम समय मिल रहा है और रूस के ज्यादा ड्रोन हमले सफल हो रहे हैं। रूस ने 2-3 सितंबर को पश्चिमी यूक्रेन तक ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सेना का टारगेट यूक्रेन के वो हथियार गोदाम हैं जहां नेटो से मिलने वाले हथियार स्टोर किए जाते हैं। पश्चिमी यूक्रेन के शहर पोलैंड की सीमा से सटे हुए जर्मनी के रैमस्टेन बेस से हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना की जाती है। इन्हें रेल या रोड के जरिए यूक्रेन भेजा जाता है। जर्मनी से हथियारों के ट्रक पोलैंड की जमीन पर पहुंचते हैं। पोलैंड सेना की मदद से इन्हें यूक्रेन ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पश्चिमी यूक्रेन के शहरों में कई बड़े हथियार गोदाम बनाए गए हैं और फ्रंट लाइन से बहुत दूर हैं, इसीलिए इन्हें सुरक्षित माना गया है। कुछ दिन पहले ही नेटो ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिए थे, जिन्हें पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदामों में पहुंचाया गया था। इसीलिए रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन के हथियार गोदामों को ध्वस्त करना था। लेकिन रूस के इन मिसाइल हमलों से नेटो देश पोलैंड भी अलर्ट पर है, क्योंकि रूसी मिसाइलें पोलैंड की सीमा के करीब गिर रही हैं। तो रूस ने 2-3 सितंबर को पश्चिमी यूक्रेन के खमेलनित्स्की, लवीव, तेर्नोपिल, रिवने, इवानो फ्रैंकफिस्ट जैसे शहरों पर हमले किए हैं। यहां यूक्रेन के हथियार गोदाम है, लेकिन ये सभी शहर पोलैंड की सीमा से 200 से 350 किलोमीटर दूर हैं। ऐसे में पोलैंड की वायुसेना को अलर्ट होना पड़ा। पोलैंड में तैनात नेटो टुकड़ी को अपने फाइटर जेट उड़ाने पड़े। ये पोलैंड की सीमा पर गश्त लगा रहे थे। इनको पोलैंड की तरफ आने वाली रूसी मिसाइलें गिराने के मिशन पर भेजा गया था, क्योंकि पोलैंड को आशंका थी कि रूस की कोई मिसाइल भटककर उसकी जमीन पर भी गिर सकती है। रूस के इन हमलों से साफ है कि वो यूक्रेन के सिर्फ 6 या 8 प्रांतों तक नहीं रुकने वाला है। उसका टारगेट कीव पर कंट्रोल जमाना है और इसी इरादे से हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी यह साफ कर दिया है कि वो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी कब्जा नहीं छोड़ने वाला है। रूस ने कहा है कि वो हमले तभी रोकेगा जब लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन का रूस में विलय होगा। इतना ही नहीं, रूस ने इन चारों प्रांतों के अलावा सेवेस्तोपोल और क्रीमिया को रूसी प्रांत की मान्यता देने की मांग की है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर एक बार फिर से दावा ठोक दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर यूक्रेन का अधिकार है। रूस की शर्तों को ठुकराने का मतलब है कि युद्ध नहीं रुकेगा। इसीलिए रूस ने कीव पर कब्जे का अभियान तेज कर दिया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और पोक्रोवस्क से खबर है, जहां रूस का कुर्स्क फॉर्मूला लागू किया गया है। सीवर के रास्ते रूसी सेना का हमला, कुर्स्क में पाइपलाइन से किया गया था हमला। तो हमले सिर्फ रूसी नहीं कर रहा है, बल्कि यूक्रेन भी रूस को जख्म दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की सेना ने अब अंतिम रण शुरू कर दिया है। यूक्रेन यूरोप की मदद से न सिर्फ रूस के एनर्जी सेक्टर और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि रूस के 3 प्रांतों पर कब्जे का अभियान भी तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हमले इसलिए तेज हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने उसे रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। सवाल यही है कि क्या ज़ेलेंस्की का यह अंतिम रण सफल हो पाएगा या अब यूक्रेन सरेंडर को मजबूर हो जाएगा। रूस के ऊर्जा ठिकाने जल रहे हैं। रूस के सैन्य सेंटर भस्म हो रहे हैं। रूस के हथियार गोदाम ध्वस्त हो रहे हैं। रूस की हथियार फैक्ट्रियां तहस नहस हो रही हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। रूस की मिलिट्री इंडस्ट्री धधक रही है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में जबरदस्त हमला कर रूस के रडार स्टेशन को समाप्त कर दिया। रोस्टोव में यूक्रेनी फोर्स ने सीरियल अटैक कर रूस के 2 सैन्य ठिकानों को जला दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस के स्पीड बोट को बर्बाद कर दिया। हमले में रूस के 7 सैनिक मारे गए। ब्रियांस्क में यूक्रेन के हमले में रूस का ऑयल पंपिंग स्टेशन ध्वस्त हो गया। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के पावर स्टेशन को तबाह कर दिया। बेलगोरोद में यूक्रेनी विस्फोट की वजह से रूस की गैस पाइपलाइन बर्बाद हो गई। यूक्रेन रूसी धरती को तो दहला ही रहा है, इसके साथ ही युद्ध के मैदान में रूसी फौज को बारूदी विस्फोट कर चोट पहुंचा रहा है। खार्किव में यूक्रेनी सेना ने रूस की MLRS यूनिट को खत्म कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने एक गांव को रूसी कब्जे से मुक्त करवा लिया। सुमी में यूक्रेन के हमले में रूसी सेना की टुकड़ी मारी गई। पोक्रोवस्क, लीमन और नोवोपाव्लिवका फ्रंट लाइन पर 48 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में 122 बार वार पलटवार हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी है। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है, बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नेटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। तो यूक्रेन रूस में अब जो हमले कर रहा है वो एक खास प्लान के तहत कर रहा है। यूक्रेनी फोर्स सबसे ज्यादा हमले इस वक्त रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद में कर रही है। इन तीनों प्रांतों में हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की मदद से यूक्रेनी सेना रूस के तीनों प्रांतों रोस्टोव, ब्रियांस्क और बेलगोरोद पर कब्जे की कोशिश कर रही है। रूसी जमीनों पर कब्जा कर ज़ेलेंस्की पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं। अगर ज़ेलेंस्की अपने इस मकसद में कामयाब हो पाए तो बातचीत में उन्हें इससे मदद मिलेगी। रूसी सेना ने यूक्रेन की जिन जमीनों पर कब्जा कर रखा है वो ज़ेलेंस्की रूस से वापस ले सकेंगे।
ज़ेलेंस्की अपनी जमीन के बदले रूसी जमीन को छोड़ सकते हैं। बातचीत के दौरान पुतिन को ज़ेलेंस्की की यह शर्त माननी पड़ सकती है। यूक्रेन ने रूस में करीब 10 जगहों पर 200 ड्रोन दागे। इसके बाद रूसी धरती पर तबाही की तस्वीर नजर आने लगी। हालांकि यूक्रेन के हमलों को लेकर रूस का दावा कुछ और है। रूसी सेना का कहना है कि उसने यूक्रेन के ज्यादातर ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी फौज ने रोस्टोव में यूक्रेन के 25 ड्रोन, ब्रियांस्क में 24, क्रास्नोदर में 20, काला सागर के ऊपर 15, कालुगा में 10, क्रीमिया में 8, अजोव सागर में 2 और स्मोलेंस्क में 1 ड्रोन को गिरा दिया। लेकिन सच ये है कि यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे। यही वजह है कि रूस के कई शहरों में एक साथ तबाही मची है। दरअसल यूरोप की मदद से यूक्रेन रूसी धरती पर युद्ध की आग भड़का रहा है, ताकि रूसी सेना को अपने देश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना पड़े, ताकि यूक्रेन में रूस का कब्जा अभियान धीमा हो जाए। इसी प्लान के तहत यूक्रेनी फोर्स जबरदस्त हमले कर रही है। कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क में भीषण हमले कर यूक्रेन रूसी सेना की सप्लाई लाइन काटने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूक्रेन में जंग लड़ रही पुतिन सेना को हथियार और रसद न मिल सके। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री कीव पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रिटिश रक्षा मंत्री रूस में हमले की नई रणनीति बनाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश रक्षा मंत्री इस बात की रिपोर्ट भी लेंगे कि यूक्रेनी फोर्स को अब किन किन हथियारों की जरूरत है। इसके बाद यूरोपीय देश यूक्रेन को जरूरी हथियार सप्लाई करेंगे। यूरोप का ये वो कदम होगा जिससे जंग की आग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर है, काला सागर में यूक्रेन का हमला, रूसी स्पीड बोट को नष्ट किया। 7 रूसी सैनिकों की मौत, 4 जख्मी। यूरोप में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। युद्ध विराम के लिए 2 हफ्ते की समय सीमा खत्म हो गई है। अब ट्रंप के पास शायद ही कोई विकल्प बचा हो। यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि अब यूरोप में युद्ध का विस्तार होकर रहेगा, क्योंकि रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। एक बार यूक्रेन का खात्मा हो गया तो पुतिन रुकेंगे नहीं, बल्कि बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ सकते हैं। पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को रोकने के लिए यूरोपीय देश एकजुट होकर ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गए। एक साथ 3 घटनाएं घटी, जिसने संकेत दे दिया रूस यूक्रेन युद्ध अभी रुकने वाला नहीं, बल्कि युद्ध का विस्तार होने वाला है। अब रूस से मुकाबला करने नेटो उतरने वाला है। फ्रंट लाइन पर यूरोपीय देश आने वाले हैं, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा घेरा बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझिए वो 3 संकेत क्या हैं, जो यूरोप में एटमी ज़लज़ले की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहला संकेत है डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन को 100% सुरक्षा गारंटी से इनकार। दूसरा संकेत है ज़ेलेंस्की का बिना सुरक्षा गारंटी के युद्ध विराम से इनकार। तीसरा संकेत है पुतिन का बिना डॉनबास विलय के सीज फायर से इनकार। तीनों घटनाओं की टाइमिंग ठीक ऐसे वक्त पर हुई जब रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे भयंकर हमला किया।
दूसरी तरफ नेटो देशों ने रूस पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। काला सागर और बाल्टिक में यूक्रेन को आगे रखकर घेराबंदी की जा रही है। इसी दौरान एसयू समिट के मंच पर पुतिन और जिनपिंग को देखकर नेटो देशों में खलबली मच गई, जिससे नए वर्ल्ड ऑर्डर का भय सताने लगा। यानी दोनों तरफ से भीषण हमले किए जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर यूरोप में विनाशक जंग का इशारा है। इस बीच दो घटनाओं ने बताया है कि पुतिन बेहद खामोशी से अपने काम में जुटे हैं। अब रूस प्रॉक्सी हमले करने की कोशिश में है। पहली घटना 1 सितंबर को हुई, जब ईयू चीफ उर्सुला के प्लेन का जीपीएस फेल हो गया। वो पोलैंड से बुल्गारिया जा रही थी। उर्सुला ने इसके पीछे रूस का हाथ बताया था। अब दूसरी घटना लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ हुई है, जिसमें एक अज्ञात ड्रोन ने लिथुआनिया के प्लेन को हिट करने की कोशिश की थी। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे रूस है। यानी रूस दो फ्रंट पर हमले कर रहा है। एक तरफ यूक्रेन में तबाही, दूसरी तरफ नेटो देशों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि पलटवार के लिए नेटो देश पूरी तैयारी कर चुके हैं। पोलैंड ने क्रूज मिसाइलों का टेस्ट करके शक्ति प्रदर्शन किया। फिनलैंड में नेटो ने मल्टी कॉप लैंड कंपोनेंट कमांड को ऑपरेशनल किया। लिथुआनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। फ्रांस ने यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने के लिए कहा। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ज्यादा हथियार देने के लिए कहा। जर्मनी ने लंबे युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा। जबकि रूस और यूक्रेन में मध्यस्थता कराने के लिए कह चुके नेटो देश तुर्की की तरफ से बयान सामने आया है। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ने कहा है कि रूस यूक्रेन किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे से मीटिंग के लिए तैयार नहीं है। ये सीधे तौर पर युद्ध बढ़ने के संकेत हैं। यूरोप में परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। अब युद्ध रुकने वाला नहीं है। ऐसे में ट्रंप असमंजस की स्थिति में है कि वो यूरोप में शांति कैसे लाएं, क्योंकि उनकी तमाम कोशिशें खत्म हो चुकी हैं। ट्रंप ने 2 हफ्ते की समय सीमा दी थी, वो खत्म हो चुकी है। अब ट्रंप के सामने कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो युद्ध विराम कैसे कराएं। इस बीच नेटो देश लगातार उकसावे वाले बयान दे रहे हैं, जिससे यूरोप में युद्ध और भड़क सकता है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने पुतिन को युद्ध अपराधी कहा है। ईयू चीफ ने पुतिन को हिंसक प्रवृत्ति का बताया है। नेटो चीफ मार्क रूटे ने दावा किया है कि 10 मिनट में रूस कहीं भी हमला कर सकता है। रूस से हमले का सबसे ज्यादा खतरा बाल्टिक देशों को है। इसलिए कुछ घंटे बाद पेरिस में होने जा रही यूरोपीय देशों की मीटिंग में यूक्रेन के अलावा बाल्टिक देशों की सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया जाएगा। हालांकि नॉर्डिक देश भी खुद को असुरक्षित बता रहे हैं। अब यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी रूस के खिलाफ कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अभी भी तय नहीं कर पा रहा है कि उसे युद्ध विराम की कोशिश करते रहना है या फिर रूस को रोकने के लिए ब्लूप्रिंट बनाना है। रूस के खिलाफ नेटो का चक्रव्यूह बना रहा है। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके। जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को एआई पावर ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंट लाइन पर सैनिक भेजेगा।
जबकि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजेगा। इसी दौरान फ्रांस भी यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, लंबे युद्ध की प्लानिंग है। दरअसल रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन नेटो ने तय कर लिया है कि वो ऐसा होने नहीं देगा। यही वजह है कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, बारूद सप्लाई बढ़ाई जा रही है। अब पेरिस में तय किया जाएगा कि नेटो देश फ्रंट लाइन पर कब आएंगे और अमेरिका को किस तरह मनाया जाएगा, जिससे रूस के खिलाफ अमेरिका यूरोप में सबसे आगे दिखाई दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो युद्ध मुसीबत बनकर आते हैं और मुश्किल वक्त ही नए नए आविष्कारों का आइडिया देता है। यूक्रेन के साथ यही हो रहा है। परंपरागत हथियार में यूक्रेन रूस से बहुत पीछे है, लेकिन छोटे और आधुनिक हथियारों के मामले में रूस को मात देता है। यूक्रेन ने दुनिया का सबसे पहला नेवल ड्रोन बनाया और रूस के विशालकाय जहाजों को डुबो दिया। अब यूक्रेन ने AI पावर्ड स्वॉर्म ड्रोन तैयार किए हैं, जो यूक्रेनी फोर्सेस के इशारे पर तबाही मचा रहे हैं। इन्हें सिर्फ लोकेशन देनी होती है और इसके बाद ये ड्रोन तय करते हैं कि हमले कब और कैसे करने हैं, ताकि कोई चूक ना हो सके। देखिए यूक्रेन का नया आविष्कार AI स्वॉर्म ड्रोन क्या है। ड्रोन युद्ध के फ्यूचर वेपन है, क्योंकि ये कैसे भी दुर्गम से दुर्गम इलाके में जाकर हमले कर सकते हैं। इन्हें सैकड़ों किलोमीटर दूर से बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है। अब यूक्रेन के इंजीनियरों ने ऐसे ड्रोन विकसित किए हैं जो अपना रास्ता खुद तय करते हैं, बाधाओं से बचकर निकल जाते हैं और हमला भी तभी करते हैं जब उन्हें महसूस होने लगे कि वार रोका नहीं जा सकता है। ड्रोन के अंदर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया गया है। अब ड्रोन के पास खुद फैसले लेने के लिए दिमाग है। यूक्रेन दुनिया का पहला देश बन गया है जो युद्ध में AI पावर्ड स्वॉर्म ड्रोन से हमले कर रहा है। यूक्रेन के AI ड्रोन समूह में हमला करते हैं, आपस में सिंक्रोनाइज्ड ड्रोन तय कर लेते हैं कि किस टारगेट पर कौन सा ड्रोन हमला करेगा। ये तय कर लेते हैं कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर उड़ान भरनी है। ड्रोन अपने आप तय कर लेते हैं कि सबसे सुरक्षित रास्ता कौन सा होगा। ये प्रकृति के छोटे छोटे जीवों जैसी कोऑर्डिनेटेड झुंड व्यवस्था है। चिड़ियों के झुंड देखे होंगे, लाखों चिड़िया एक साथ उड़ती हैं और एक साथ एक दिशा में मुड़ जाती हैं। मधुमक्खियों को देखा होगा, एक छत्ते की करोड़ों मधुमक्खियां बिना बातचीत किए एक साथ उड़ती रहती हैं, कोई किसी से नहीं टकराता। समंदर में छोटी मछलियों को देखा होगा जो बड़ी मछली से बचने के लिए अपने झुंड का आकार एक विशालकाय मछली की तरह बना लेती हैं। कुछ इसी तरह स्वॉर्म ड्रोन काम करते हैं और हमले करते हैं। वो हालात देखकर फैसले लेते हैं। करीब आते हैं या दूर जाते हैं और मौका मिलता ही दुश्मन पर सटीक हमला कर देते हैं। यूक्रेन के ये छोटे ड्रोन कुछ इसी तरह से हमले कर रहे हैं।
यूक्रेन के एक स्टार्टअप स्वार्मर ने ड्रोन डिजाइन किए हैं। ड्रोन में टारगेट सेट करने के बाद सब कुछ ड्रोन ही करता है। 100 से ज्यादा बार युद्ध में यूक्रेन इस तकनीक का इस्तेमाल कर चुका है। 3 से 25 ड्रोन वाले झुंड के हमले सटीक रहे हैं। 100 से ज्यादा ड्रोन के झुंड पर अभी टेस्टिंग जारी है। यूक्रेन ने सिर्फ क्वाडकॉप्टर एआई ड्रोन ही विकसित नहीं किए हैं, बल्कि कामिकाज़ी ड्रोन में एआई पावर लगा दी है। यूक्रेन के इसी कामिकाज़ी ड्रोन का नाम है पालियानित्सा। पालियानित्सा की रेंज 650 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार ट्रांससोनिक है, जो 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाती है। ये 15 मीटर से 500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। ये 100 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है। हथियार के साथ इसका वजन 320 किलोग्राम है। ये ड्रोन भी छोटे ड्रोन्स की तरह अपनी काबिलियत से हमला करता है। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने कई ऐसे हथियार बनाए हैं जो फ्यूचर वेपन माने जा रहे हैं। स्वार्म एआई ड्रोन और एआई पावर्ड कामिकाज़े ड्रोन उसी लिस्ट में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में तबाही का दौर अभी रुका नहीं है। अब वेस्ट बैंक में भी इजराइल ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं जहां एक तरफ इजराइल का विस्तार किया जा सके और दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी का संपूर्ण खात्मा हो सके। इसलिए कई फ्रंट पर एक साथ हमले किए जा रहे हैं। और इस तरह रोज गाजा में आसमान से अंगारे बरसते। रोज गाजा इसी तरह थर्राता है। रोज बमबारी होती है, रोज बेकसूर मारे जाते हैं। इजराइल 3 फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पहला फ्रंट गाजा, जहां गाजा लड़ाकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। इसी तरह वेस्ट बैंक में भी जेनिन ब्रिगेड के लड़ाकों का सफाया किया जा रहा है। ये इजराइल का नया ऑपरेशन है। इसके अलावा यमन में हूती की पूरी टॉप लीडरशिप खत्म करने के लिए हमले किए जा रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू कैबिनेट के साथ वॉर मीटिंग करने जा रहे हैं, जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक तक इजराइल का विस्तार करने का प्लान बता सकते हैं। मीटिंग में फाइनल मोहर लगने के बाद बड़े हमले किए जाएंगे। इसके लिए रिजर्व फोर्स भेजी जा रही है। इस दौरान हमास के कई कमांड सेंटर उड़ा दिए गए। गाजा में अल दाहयान स्कूल पर हमला किया गया। आईडीएफ ने दावा किया है कि वहां हमास लड़ाके छिपे थे। इस दौरान हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस के कमांडर हाजिम नईम को मार गिराया। उसके साथ कई और लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है। अब इस तरह के हमले इजराइल दूसरे इलाकों में भी बढ़ाएगा। दरअसल नेतन्याहू 1967 के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं। कई इलाकों पर कब्जा करके ईरानी प्रॉक्सी के ठिकानों को तबाह करना चाहते हैं। इजराइल का ऑपरेशन 1967 समझिए। उस वक्त इजराइल ने मिस्र पर हमला करके गाजा पट्टी उससे छीन लिया था, जिस पर मिस्र ने 1948 से कब्जा किया हुआ था। हालांकि 1993 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण में गाजा पट्टी को शामिल किया गया। अभी गाजा पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है। इसके अलावा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी 1967 में इजराइल ने छीन लिया था। हालांकि बाद में 1979 में मिस्र को लौटा दिया था। इसी तरह वेस्ट बैंक जो 1967 तक जॉर्डन का हिस्सा था, उस पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया था।
अभी वेस्ट बैंक पर इजराइल का सीमित नियंत्रण है। वहां अभी फिलिस्तीनी और यहूदी बस्तियां हैं। पूर्वी यरूशलेम एक विवादित स्थल है जिसे 1967 में इजराइल ने जॉर्डन से छीना था। बाद में यूएन ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित किया था, जिसमें से अभी कुछ हिस्सा इजराइल के पास है। गोलन हाइट्स को 1967 में इजराइल ने सीरिया से छीना था। अब सीरिया पर हमले करके इजराइल दक्षिणी सीरिया में गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि अभी सबसे पहले बेंजामिन गाजा और वेस्ट बैंक में ग्रेटर इजराइल बनाकर प्लान को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में फाइनल मोहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दुनिया में एक नई जंग की शुरुआत अमेरिका और वेनेजुएला के बीच हो सकती है। अब तक बात सिर्फ सेना की तैनाती तक सीमित थी, लेकिन कल पहला धमाका भी हो गया। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के एक बोट पर हमला किया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने दावा किया है कि यह बोट ड्रग्स लेकर वेनेजुएला से अमेरिका आ रही थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इस हमले के बाद से गुस्से में है और उन्होंने ट्रंप को फिर चुनौती दी है। समंदर में हुए इस धमाके को एक बहुत बड़े युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है, क्योंकि ये बोट जहां भस्म हुई वहां अमेरिका के 8 युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। परमाणु पनडुब्बी भी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी कैरेबियन सागर में यह हमला अमेरिकी सेना ने किया और टारगेट बनी वेनेजुएला की एक बोट। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला से बोट पर ड्रग्स लाई जा रही थी। अमेरिकी सेना के हमले में 11 तस्करों की मौत हुई। ड्रग्स को वेनेजुएला का गैंग अमेरिका भेज रहा था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को जानकारी दी कि अमेरिकी सेना ने दक्षिण कैरेबियाई सागर में ट्रेन डे अरागुआ कार्टेल से जुड़ी एक ड्रग बोट को निशाना बनाया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, आज सुबह मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना ने ट्रेन डे अरागुआ की बोट पर हमला किया। टीडीए एक विदेशी आतंकी संगठन है जो निकोलस मादुरो के नियंत्रण में काम करता है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी अमेरिका में ड्रग लाने की सोच रहा है उसे हमारी सेना खत्म कर देगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे काउंटर ड्रग मिशन बताया है। अमेरिका इससे ड्रग्स के खिलाफ अभियान साबित कर रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यह ट्रंप के मिशन मादुरो की शुरुआत है। अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर हमला भी कर सकती है। अमेरिका पहले से ही लैटिन अमेरिका और कैरिबिया क्षेत्र में 4000 से अधिक नौसैनिक तैनात कर चुका है। अब अमेरिकी हमले से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गुस्से में है। मादुरो ने अमेरिका के हमले को साजिश बताया है। मादुरो ने फिर ट्रंप को चुनौती दी है। मादुरो ने सैनिकों की तैनाती को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप मादुरो को सबक सिखाने के लिए सेना को हमले का आदेश भी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए 150 साल तक जी सकेगा इंसान, ये बड़ी खबर आ रही है। पुतिन जिनपिंग की बातचीत रिकॉर्ड हुई है। 150 साल तक जी सकेगा इंसान। 70 साल की उम्र तक इंसान जवान रहेगा। इस सदी से पहले ही 150 साल तक जीवित रहेगा इंसान। ये बात कहां से सामने आई? दरअसल जिनपिंग और पुतिन बात कर रहे थे, माइक ऑन रह गया और उन्हीं की बात से ही बात निकलकर सामने आई है। तो जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि 150 साल तक इंसान जिंदा रह सकेगा। चलिए एक बात, 70 साल तक जवान रह सकेगा और इस सदी के अंत तक ही ये हो जाएगा। बड़ी खबर है ये।